भैया बहन, आज का दिन मंगलमय हो। 1857 के विद्रोह। आज हम पढ़ेंगे विद्रोह के परिणाम एवं प्रभाव को। देखिए, 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन विद्रोह की कहानियों ने भारतवासियों को एक प्रेरणा प्रदान कर गई। उन्होंने शीघ्र ही एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार कर दिया। प्रशासन के दृष्टिकोण से इस विद्रोह के परिणाम कहीं अधिक महत्वपूर्ण और दूरगामी हुए। तो देखिए, इस विद्रोह के परिणाम और प्रभाव कौन कौन से थे। पहला, कंपनी के शासन का अंत एवं प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन। दूसरा, भारतीय राजाओं एवं सरदारों के प्रति नीति, सेना का पुनर्गठन। चौथा, भारतीयों को सत्यनिष्ठ से दिए गए वचन। और पांचवा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये विद्रोह के 5 परिणाम थे, वो उसके प्रभाव थे। अब हम सबको बारी बारी से आपको बताएंगे। जो कंपनी के शासन का अंत और प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन था, उसमें था कि भारत का प्रशासन जो था ब्रिटिश राज को हस्तांतरित, यानी गवर्नर जनरल को वायसराय के अलावा उपाधि प्रदान की गई। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का गठन। ये 3 प्रकार के कंपनी के शासन का अंत करके प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। तो देखिए, कंपनी के शासन का अंत और प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन। विद्रोह ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। यह 1857 का विद्रोह ही था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। इंग्लैंड के सरकार को यह एहसास हो गया कि इतने विस्तृत देश का शासन एक व्यापारिक कंपनी के हाथ में छोड़ना अच्छी बात नहीं है, ये नासमझी है। जिसके कारण 2 अगस्त 1858 को भारत के बेहतर शासन के लिए कानून एक्ट पारित किया गया, कानून बनाया गया। और इस कानून ने भारतीय मामलों के अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए भारत का शासन कंपनी के हाथ से इंग्लैंड के राजा को हस्तांतरित कर दिया गया, दे दिया गया। यानी राजा और रानी के द्वारा वहाँ शासन किया जाएगा। और भारत का शासन जो था कंपनी के बाद इंग्लैंड के रानी के द्वारा, सम्राज्ञी के द्वारा, और उसी के नाम से होना तय हो गया कि अब शासन भारत में जो है इंग्लैंड के राजा रानी के नाम से चलेगा। गवर्नर जनरल को वायसराय अथवा ताज का व्यक्तिगत प्रतिनिधि की अतिरिक्त उपाधि प्रदान कर दी गई। कंपनी की नियंत्रक परिषद और निदेशक परिषद को समाप्त कर दिया गया और समस्त शक्ति जो है भारत सचिव को प्रदान कर दिया गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य वाली भारत परिषद बनाई गई। ये भारत परिषद भारत सचिव को मदद करेगी, उनके कार्यों में सहयोग करेगी। इन उपायों से ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लिया। यानी उस समय इंग्लैंड की सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया थी और महारानी विक्टोरिया के द्वारा अब भारत पर शासन का काम शुरू किया गया। दूसरा है कि भारतीय राजा और सरदारों के प्रतिनिधि। महारानी विक्टोरिया 1858 में यह घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाएगी। अंग्रेजी सरकार जो है भारत के राज्यों को ब्रिटिश सरकार में नहीं मिलाएगी, उसकी अलग शासन व्यवस्था चलेंगे या अलग रहेंगे। इसके बाद कंपनी ने देसी राजाओं के साथ जितनी भी संधि की थी उसका आदर किया जाएगा, उसको आदर से देखा जाएगा। अंत में गोद लेने तथा उत्तराधिकारी नियुक्त करने के उनके अधिकार को भी मान्यता दे दी गई।
कि गोद लेने और उत्तराधिकारी नियुक्त करने का उनको अधिकार है, वो गोद ले सकते हैं, उत्तराधिकारी अपना भारतीय राजा बना सकते हैं। ब्रिटेन की रानी को अपना संप्रभु प्रमुख स्वीकार करना होगा, लेकिन महारानी विक्टोरिया जो थी उनकी संप्रभुता को स्वीकार करना होगा, ऐसा उपाय लगाया गया। जो भारत के राजा थे अपने राज्यों पर जो अधिकार था वह ब्रिटेन के ताज के मातहत के रूप में मानते थे। अब है कि सेना का पुनर्गठन। सेना के संगठन के संबंध में संतुलन और नियंत्रण की नीति बनाई गई कि सेना का संगठन कैसे किया जाए, उसमें संतुलन और नियंत्रण कैसे रहे। सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाना, युद्ध के अन्य प्रभावशाली शास्त्र अंग्रेजी टुकड़ियों के लिए आरक्षित किए गए। सेना में प्रमुख पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिए गए कि प्रमुख पद पर केवल अंग्रेज रहेंगे, भारत के सैनिक नहीं रहेंगे, भारत के लोग नहीं रहेंगे। विभिन्न जाति नस्ल के सैनिकों को विभिन्न टुकड़ियों में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने दिया जाए, ऐसा व्यवस्था बनाया गया। इससे उस पर परस्पर एकता का भाव जागृत न हो सके। भारतीयों को सत्यनिष्ठा के से दिए गए वचन को भी पारित किया गया। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में यह घोषणा की कि भारत की जनता के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया। महारानी विक्टोरिया ने प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करने का भी वचन दिया कि हम भारत की जनता के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, चाहे वह भारतीय हो या यूरोपीय, हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। सभी भारतीयों को उसकी जाति अथवा नस्ल के भेदभाव के बिना सभी पदों पर नौकरियों में भर्ती करने का भी वचन दिया कि हम सभी पद पर और सभी नौकरियों में भर्ती करेंगे। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अंग्रेजों के द्वारा की गई इस प्रकार के नृशंसता भारतवासियों के मन में हमेशा ताज़ा रही। तात्या टोपे, झांसी की रानी और अन्य वीरों की गौरव गाथाओं, उनके गीतों ने वीरतापूर्वक कार्यों की स्मृति को जनमानस में जीवित रखा। सभी लोग इसको अपने दिलो दिमाग से जिंदा रखे। 1857 का विद्रोह जो है भारत में शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती का प्रतीक बनाया। अंग्रेजी राज के विरुद्ध संघर्ष में भारतीयों को प्रेरणा प्रदान किया और साथ ही साथ भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, विकास हुआ। अब है विद्रोह की प्रकृति क्या थी, इसको देखेंगे। 1857 के विद्रोह की प्रकृति इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग विषय में अलग अलग तरीके बताते हैं। प्रकृति के संबंध में विभिन्न विचार और मत आया है। इतिहासकार जो है इसे 19वीं शताब्दी में विश्व में कहीं भी उपनिवेशवाद के विरुद्ध हुआ सबसे बड़ा सैन्य प्रतिरोध माना। बहुत सारे उपनिवेशवाद के विरुद्ध में होने वाला सबसे बड़ा सैन्य प्रतिरोध था, जबकि कुछ सिपाहियों का एक सैनिक विद्रोह कह करके नकार देना, ऐसा विचार आया। वीडी सावरकर का विचार था कि पहले वो व्यक्ति थे वीडी सावरकर जो राष्ट्रवादी भारतीयों थे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा कि यह 1857 का विद्रोह जो है यह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। सुभाष चंद्र बोस ने भी इसे इसी नाम से पुकारा है, उनका भी यही विचार था। अशोक मेहता भी इसके राष्ट्रीय चरित्र से एकदम विश्वस्त थे। कुछ अंग्रेज अधिकारी और लेखक भी जैसे मैलेसन एवं के, इन लोगों का यह मत था कि 1857 का विद्रोह जो है अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एक संगठित अभियान है, एक संगठित विद्रोह है। ठीक इसके विपरीत सर जॉन लॉरेंस जो एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उनका विचार था कि एक सैनिक विद्रोह अथवा गद्दर था, सैनिक विद्रोह अथवा गद्दर विद्रोह था। उसी प्रकार से आरसी मजुमदार और
S.N. सेन जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार का भी यही मत है कि 1857 का जो आंदोलन था वह स्वतंत्रता का राष्ट्रीय युद्ध का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, उसको एक सैनिक विद्रोह कहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक शताब्दी से भी अधिक समय से अंग्रेज भारत पर पक्षपातपूर्ण शासन कर रहे थे। इसके भी परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग में विदेशी शासन के प्रति आक्रोश और घृणा प्रबल हो गई थी और प्रबल हो रही थी। यही घृणा और असंतोष का भाव जो है जब पूरे जनमानस पर छाया तो जन आंदोलन के रूप में यह प्रस्फुटित हो गया, उपस्थित हो गया। प्रारंभ में यह विद्रोह मात्र एक सिपाही विद्रोह या गद्दर सा प्रतीत हुआ था, लेकिन शीघ्र ही यह इसकी प्रकृति बदल गई। यह एक राष्ट्रीय विप्लव बन गया। सिपाहियों के अलावा लाखों अन्य लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो गए, सक्रिय हो गए। लोग खुल करके अस्त्र नहीं उठा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग किया, साथ ही साथ उन लोगों की मदद की जिन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध में शस्त्र उठाए थे। और इस प्रकार से यह चैप्टर आज समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।